फसल है हमारी लहसुन। किसान भाइयों, जो लहसुन की जो फसल की उन्नत खेती है वो हम समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड और हमारे जितने वेंडर्स जिनसे जुड़े हुए किसान हैं उन लोगों के लिए आज हम इस फसल की जानकारी, सामान्य जानकारी देंगे। जल प्रबंधन, शुष्क सिंचाई रेखा की जानकारी देंगे, खरपतवार प्रबंधन, समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है आर्थिक समीक्षा। सामान्य जानकारी के रूप में लहसुन एक नकदी फसल है। इसकी खेती जो है पूरे भारतवर्ष में की जाती है, लेकिन भारतवर्ष में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लहसुन की जो खेती है, अभी मैं आपको बताया, ये मसाले के रूप में, औषधि के रूप में, अचार के रूप में, और ये जो फसल है ये बहुतायत रूप से हमारे यहाँ मंदसौर, नीमच, रतलाम और हमारे मालवा अंचल की जो हमारा जो महू तहसील है वहाँ पर भी अभी लहसुन का रकबा काफी बढ़ता जा रहा है। और मध्य प्रदेश में लहसुन का जो औसतन उत्पादन है वो 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ है। किसान भाई, मिट्टी जो होती है वो अच्छे जल निकास वाली मिट्टी होना चाहिए। लहसुन के लिए कार्बनिक पदार्थ से युक्त होना चाहिए, मतलब मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। और लहसुन जो है वो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है या मध्यम काली मिट्टी, उसमें लहसुन सबसे बढ़िया होता है। लहसुन का जो पीएच मान वो 6 से 7 है, तो इस पीएच मान के ऊपर जितने भी पोषक तत्व हैं जो कि हमारे पौधों की वृद्धि के लिए, उसकी परिपक्वता के लिए आवश्यक है, वो सारे पोषक तत्व इस पीएच मान के ऊपर विद्यमान रहते हैं। लहसुन की जो किस्में हैं वो जो किस्में जो अनुशंसित की गई है मध्य प्रदेश के लिए वो है अपना G41, G1, G50, यमुना सफेद 3, G282, G323, पार्वती। ये जो वैरायटी है ये मध्य प्रदेश के लिए काफी उपयुक्त है। और फसल की जो अवधि वह 4 से 5 महीने की होती है और जो बीज दर है वो 2.5 से 3 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ली जाती है। अब आप देखेंगे कि हमने इसको ये चित्र के द्वारा भी दिया गया, और मैं जितने भी किसान भाई जो कि इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जिससे कि उनके पास इसका रिकॉर्ड हमेशा बना रहे। जैसे G41 है, आप देखेंगे कि इनकी ग्लोब जो है, ये जो लहसुन का जो आप देख रहे हैं कि एक एक ग्लोब के अंदर कितने कितने लहसुन की कलियां हैं। यमुना सफेद 2, यमुना सफेद 3, इसी में होती है आपका GW 345। ऊटी की जो लहसुन है ये किसान भाई बहुतायत रूप से लगाते हैं, खास करके मंदसौर, नीमच और मालवा अंचल में। जिस लहसुन को भंडारित नहीं करना है वहां के किसान ऊटी की लहसुन लगाते हैं। और ऊटी की लहसुन जो है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में किसान भाई इसकी बोनी कर देता है। लहसुन के लिए जलवायु एवं तापमान, ये भली भांति विदित है कि लहसुन जो है वो शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसके लिए अधिक गर्म या अधिक ठंडे मौसम में इसकी खेती कभी नहीं की जाती। अंकुरण के लिए जो सर्वोत्तम तापमान होता है वो 20 से 25 डिग्री, जिससे कि लहसुन के अंकुरण के ऊपर कोई मतलब अनुकूल प्रभाव भी पड़ना चाहिए, इसलिए ये तापमान बहुत जरूरी है। वृद्धि के उचित तापमान जो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब उसके अंदर में लहसुन में जब बल्ब बनने लगता है, जब लहसुन फूगने लगता है, उस समय 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो तापमान माना जाता है। अब आप में इसमें चित्र रेखांकन के द्वारा दिखा गया है कि जो लहसुन है उसमें रेज बेड पद्धति और इस पद्धति से लहसुन की गई है। अब आप देखेंगे कि लहसुन के जो बुआई का समय है वो सही जो बुआई का समय है वो अक्टूबर से नवंबर माह, मतलब 15 नवंबर तक लहसुन की बोनी हो जानी चाहिए। जब शरद पूनम जब शुरू होता है, शरद पूनम जिस दिन होती है उसी दिन लहसुन की बुआई उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन जो किसान भाई ऊटी की लहसुन लगाते हैं वो अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह या प्रथम से द्वितीय सप्ताह से इसकी बोनी शुरू कर देते हैं। बीजोपचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लहसुन में बीजोपचार होता है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां लहसुन में आती है वो बीज जनित होती है। इसलिए जो लहसुन के कलियां जो होती है उसे निम्नलिखित जो हमने अनुशंसित की गई है, जैसे थायोफिनेट मिथाइल के साथ में पायरोक्लास्ट्रोबिन, कार्बोक्सिन प्लस थायरम का जो कॉम्बिनेशन है उससे भी उपचारित करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा विरिडी और सीडोमोनास जो है वो जैविक उपचारण के रूप में 5 मिली प्रति किलोग्राम बीज से इसको उपचारित करना चाहिए। उसे छायादार जगह में सुखा करके 20 से 25 मिनट बाद उसकी बोनी कर देनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से
जो हमारी जो मशीन है उससे किस तरीके से लहसुन की बुआई की जाती है। नीचे खाद है और ऊपर जो है लहसुन की कलियां हैं। तो आप देखेंगे कि फसल का जब हमको उत्पादन बढ़ाना है तो जिन बिंदुओं के ऊपर हमेशा हमारे समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड की तरफ से ये कोशिश रहती है कि जब हम विशेषज्ञ की कोई बात करते हैं तो हम उत्पादन बढ़ाने के लिए या गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कहेंगे। इन निम्नलिखित बिंदुओं पर किसान को इन जो तकनीक है या परिमित खेती है या परिमित खेती मतलब प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। खरीफ एवं जायद की फसल की कटाई छटाई के पश्चात गहरी जुताई करें। गहरी जुताई के पश्चात जब अंतिम जुताई करते हैं तो मिट्टी परीक्षण कराना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। रोटावेटर करने के पहले पकी हुई गोबर की खाद जिसमें कि 10 टन में आप 10 किलो ट्राइकोडर्मा, 5 किलो सीडोमोनास और 1 किलो माध्यम कल्चर से उपचारित करें। जब भी आप ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास मिलाएं तो अलग अलग इसको मिलाएं। और जो आप अगर आप वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर में आप वर्मी में भी जो है ये ट्राइकोडर्मा अलग से डालें और सीडोमोनास डाल के फिर उन्हें मिला करके खेत में डालें। अच्छी प्रजाति का चुनाव करें। जो प्रजातियां आपको बताई गई हैं उन प्रजातियों का चुनाव करें। और जो कली होता है उसे बुआई के पहले उसे जैविक या रासायनिक उससे उपचारित करें। जो दवाई हमने भी आपको बताई उससे आवश्यक रूप से उपचारित करके ही लहसुन बोना चाहिए। पौधे की जो संभवतः जो बुआई है वो ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से करें। जो ऊपरी जो अपर ग्रिड जो होता है जो चौड़ाई होती है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो ऊंचाई है वो कम से कम 30 से 35 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए। पानी का प्रबंधन आवश्यक रूप से टपक को मिनी फव्वारा सिंचाई से करें। मिनी फव्वारा सिंचाई जो होती है वो लहसुन में बहुत ही अच्छे परिणाम है। टपक सिंचाई की तो है ही, साथ साथ किसान भाई मिनी फव्वारा सिंचाई से खेती करें। और जल विलय खादों का अगर हमने टपक सिंचाई लगाई है तो जल विलय खादों का नियमित रूप से उपयोग करें। मिनी फव्वारा सिंचाई में भी कर सकते हैं वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक से, लेकिन उसमें जो परणी छिड़काव है जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे उसका जो है समय समय पर छिड़काव किसान करते रहे। जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करना चाहिए। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करें और फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से ऊपर रखें। लहसुन फसल की मैंने आपको अभी बताया कि कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधों से पौधों की दूरी 7 सेंटीमीटर, स्तंभ मतलब जो ड्रिप की नली होती है उसकी दूरी 90 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे कि ज्यादा गहरा बीज ना बोएं और जो नुकीला भाग होता है वो ऊपर की ओर होना चाहिए लहसुन में हमेशा। और ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं चित्र में कि जो लहसुन की जो गर्दन है न तो ज्यादा मोटी है वो न तो ज्यादा पतली है। इस प्रकार की जो गर्दन होगी, जो नोड या इंटरनोड होगा उससे जो है लहसुन अच्छी तरह अंदर फूगेगा। अब जो नली हमको उपयोग करनी है ड्रिप की वो इनलाइन नली होती है, मतलब जो ड्रिपर है वो अंदर की ओर होता है। गोल वाली चपटी वाली ड्रिपर का उपयोग करना है। और जो ड्रिपर का जो प्रवाह है वो 2.4 सेंटीमीटर से 2.4 LPH मतलब 1 घंटे में पानी कितना देता है, मतलब 2.5 लीटर से लगा के 4 लीटर प्रति घंटे प्रवाह वाली ड्रिपर हमें लगाना चाहिए। लहसुन में ड्रिप और मिनी फव्वारा सिंचाई की जो रूपरेखा दी गई है वो 16 मिलीमीटर 2.4 LPH ड्रिप LPH मतलब लीटर्स पर आवर। 1 घंटे में जितना पानी वो एक ड्रिपर जितना पानी निकलेगा सारे ड्रिपर उतना ही पानी देंगे। ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर, नली से नली की दूरी 90 सेंटीमीटर। मिनी फव्वारा सिंचाई से जब किसान लगाएगा तो उसे 10 बाय 10 मीटर पे लगाना है। पानी का दबाव 2 से 2.5 kg, पानी का प्रवाह 8 लीटर प्रति मिनट, मतलब किसान को मात्र 10 मिनट का पानी देना है मिनी फव्वारा सिंचाई से। सुबह सिंचाई करें और शाम को भी सिंचाई करें। सुबह सुबह करेगा तो उससे फायदा उसको ज्यादा से ज्यादा किसान भाई को मिल पाएगा। दूसरी बात, लहसुन में जो ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई की जो समय तालिका दी गई है, देखिए बुआई से अंकुरण के समय जो हमने जितने मिलीमीटर पानी प्रति एकड़ देना है उसमें कितने मिनट हमको चलाना है। प्रारंभिक अवस्था, वानस्पतिक अवस्था, बल्ब अवस्था, बल्ब परिपक्व अवस्था। और मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई से एक सफेद वाली जो चिड़िया आती है और पीली वाली चिड़िया, दोनों चिड़िया से कितने कितने मिनट हमको पानी देना है। अब आप देखेंगे कि 12 से 15 मिनट सफेद चिड़िया से और 17 से 20 मिनट अधिक से अधिक समय इसको चलाना है, तभी आप इसका सही तरीके से आप इसका परिणाम देख पाएंगे।
पानी की आवश्यकता जो ड्रिप सिंचाई से हमने दी गई है अक्टूबर माह में, नवंबर माह में फ्लड पद्धति से देखेंगे कितना पानी है। अब आप देखेंगे कितना बड़ा फर्क है, 24 लीटर प्रति एकड़ प्रति महीने पानी लगता है, यही ड्रिप सिंचाई से 16 लीटर प्रति एकड़ प्रति महीने लगता है। अब आप दोनों में अक्टूबर और जनवरी इन दोनों में आप अंतर देखेंगे कि इस तरीके से हमको इस सिंचाई से पद्धति से हमको खेती लहसुन की करना है। अब आप देखेंगे कि खरपतवार प्रबंधन, लहसुन जो है उतली जड़ की फसल है देखा जाए तो, लेकिन उसे पारंपरिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, निंदाई गुड़ाई ज्यादा हम लहसुन में कर नहीं सकते, इसलिए गर्मी में ही हमको गहरी जुताई करना चाहिए। और उसके बाद में जब भी हम पिछली फसल निकालते हैं उसके बाद भी संभव हो तो हमको गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद में हमने जो इसमें अनुशंसित की गई जो खरपतवार नाशक है जैसे फ्लूक्लोरानिन है, पेंडामिथाइलिन है, और उसके बाद अंकुरण के पश्चात जो है हम प्रोपेजिक्लोफॉप, ऑक्सीफ्लोरोफेन इस तरह की जो दवाइयां हैं वो हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। अंकुरण और पौध रिपाई के बाद ऑक्सीफ्लोरोफेन जो है जिससे चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर नियंत्रण होगा। अब आप देखेंगे कीट एवं व्याधि प्रबंधन, सबसे जो महत्वपूर्ण और जो कि सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान करता है वो है थ्रिप्स, चुरड़ा मुरड़ा कहते हैं। जब आप दो पत्ती को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पत्ती के खुरेदता रहता है, खुरेद के खाता है। इसके लिए जो नीम ऑयल है उसका हम हर 15 दिन में एक बार 350 ppm 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर करें। 15-15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करना बहुत जरूरी है। किसी भी रासायनिक दवा के साथ नीम ऑयल को नहीं मिलाना है। जब भी आप नीम ऑयल करेंगे उसके साथ आपको वर्टिसिलियम लैकिनी जो है वो नीम ऑयल के साथ में आपको स्प्रे करना है, जो कि आपका 1 मिली वर्टिसिलियम लैकिनी और नीम ऑयल 5 मिली प्रति लीटर पानी में लेके 15 से 20 दिन में एक बार करें। उसके बाद रासायनिक का छिड़काव करें, फिर नीम ऑयल का छिड़काव करें तो प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी और अच्छे परिणाम किसान को मिल पाएंगे। कटवर्म जो होता है वो कटवा इल्ली होती है, इसके लिए कार्बोसल्फान, क्लोथियाडीन, क्लोरोपाइरिफास, और अभी हम आगे बात करेंगे तो जो नीम खली है वो हम बेसल डोज डालेंगे उसके साथ हमें नीम खली जो है वो भी मिलाना आवश्यक होता है। लाल मकड़ी जो है इसकी शिकायत आती है, उसमें जलेबी बनने की जो शिकायत आती है वो लाल मकड़ी से आती है। और जड़ सड़न निमेटोड होता है, इसको हम सूत्रकृमि बोलते हैं। इसके लिए फ्लोपायरम, क्लोरोपाइरिफास, फ्लुएनसल्फोन और पेसिलोमाइसिस जो होता है वो ऑर्गेनिक या कार्बनिक कीटनाशक के रूप में हम इसको निमेटोनाशक के रूप में दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कि रूट मैगेट्स जो है ये बहुत ही ज्वलन समस्या होती है लहसुन में भी और प्याज में भी, इसीलिए हमें जो है नमी अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें जो है फिप्रोनिल है, क्लोरोपाइरिफास है, क्लोरेंट्रिक्लोल है, इनका हम जो है ड्रेंचिंग जो है हम जमीन में कर सकते हैं। उसके अलावा जो नीम खली मैंने बताया वो भी हमको बेसल डोज में मिलाना है। अब आप देखेंगे कि लहसुन में जो लगने वाले रोग हैं, अब डैम्पिंग ऑफ मतलब जब लहसुन उगता है उसी समय सूख जाता है, उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्टाइल, उसके बाद थियोफिनेट मिथाइल, इस तरह की जो दवाइयां हैं वो हम अनुशंसित की गई हैं। स्टेफिलियम लीफ ब्लाइट ये बैक्टीरियल बीमारी है, इसके लिए क्लोरोथाइनिल, डिफेकोनाजोल, मैंकोजेब, इस तरह की जो दवाइयां हैं वो हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पर्पल ब्लॉच मतलब बैंगनी धब्बा रोग जो खास करके थ्रिप्स के कारण आता है, इसीलिए हमें बैंगनी धब्बा रोग से पत्तियों बिल्कुल चमड़े तरीके की हो जाती हैं। इसके लिए हमें एजिथ्रोस्ट्रोबिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैंकोजेब, बैक्टीरियानाशी इसको हम इसे उपयोग करते हैं। उसके बाद डाउनी मिल्ड्यू मतलब मधुरोमिल आसिता, इसे हम परिणित आसिता भी बोलते हैं, जिसमें कि क्लोरोथाइनिल, मैंकोजेब, जब मौसम कसने लगता है, मौसम गर्म होने लगता है, उस समय डाउनी मिल्ड्यू की शिकायत आती है। उसके बाद ये सफेद सड़ान मतलब इसमें एक तरह की सड़ान होने लगती है, जैसे कि लहसुन पूरा सड़ जाता है, उसकी जो गुणवत्ता है वो नगण्य हो जाती है। इसके लिए हेक्साकोनाजोल, कार्बेंडाजिम और कैप्टन नामक दवाइयां जो है वो अनुशंसित की गई है। फ्यूजेरियम रॉड, फ्यूजेरियम बेसल रॉड जो होता है, इसके लिए हमने आपको अभी बताया था कि जो हम फ्यूजेरियम होता है उस समय इसकी बीज कली को उपचारित करके अगर हम बोएंगे तो फ्यूजेरियम जो बीमारी है वो कम से कम आती है। लेकिन जिस खेत में चना जो है पिछले साल लिया हो तो उस खेत में लहसुन ना लगाएं और फसल चक्र अपनाएं
और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है इसका भी हम इसके ऊपर छिड़काव या इसकी ड्रिंचिंग या ड्रिप सिंचाई से भी हम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। ब्लैक मोल्ड, ये जितनी बीमारियां ये दिखाई गई है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। ब्लैक मोल्ड है, नीली फफूंद है, नेक रॉट है, ये सब भंडारण में होने वाली बीमारियां हैं। इस बीमारी के लिए हम जब लहसुन को जब गहाई करते हैं तो उसमें नमी नहीं होना चाहिए, नमी से मुक्त होना चाहिए। और दूसरा, जब इसको कुंडली बनाकर लटकाएं, अगर हमने बोरी में इसको भंडारित किया तो बोरे में थोड़ी बहुत नमी तो होती है, उससे ये बीमारी ज्यादा करके बढ़ती। खास करके जो DW 282, DW 323 है, जिस तरह हम भंडारित करते हैं उनमें हमको इन बातों का ध्यान रखना है और इसके लिए हमको फ्यूमिगेशन कराना चाहिए और जो दवाइयां हैं उसका उपयोग हमको समय समय पर करते रहना चाहिए। पोषण प्रबंधन, जितना प्रबंधन ड्रिप सिंचाई से पानी का प्रबंधन है, पोषण प्रबंधन ड्रिप सिंचाई से ही करें और उसके लिए हमें जो बेसल डोज है वो हम 25% देते हैं। जैसे जैविक खाद आपको बताया, गोबर की खाद पकी हुई, DAP या सिंगल सुपरफास्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, इसके साथ में आप सल्फर जो है वो 5 किलो और माइक्रोराइजा जो है, जो कि पूरे जो जितने भी आप फास्फोरस देंगे वो पूरी तौर से पौधे को उपलब्ध होगा। इसके लिए माइक्रोराइजा का डालना फसल के साथ बहुत ही जरूरी है। हमारी जमीन में जिंक की बहुत कमी पाई गई है, इसके लिए आवश्यक रूप से जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सिंगल सुपरफास्फेट या DAP और उसके साथ में हमें जैविक खाद के रूप में पका हुआ गोबर का खाद, जिसे हमने उपचारित करके रखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं किसान भाई, हम फर्टिगेशन का मतलब जो जल विलय खाद हम ड्रिप सिंचाई से करते हैं उससे फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन है ना। इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, आरंभिक अवस्था में 19-19-19, वनस्पतिक अवस्था में 12-61-0 मतलब मोनोअमोनियम फास्फेट, स्थापना अवस्था में पोटेशियम फास्फेट, उसके बाद 13-40-13 मैग्नीशियम सल्फेट, बल्ब विकास अवस्था में 0-52-34 मतलब पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान को डालते हैं क्योंकि उसमें फटने की शिकायत ना हो, वृद्धि अच्छी हो, इस तरह के लिए हम बोरान डालते हैं। कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है। जब परिपक्व होता है उस समय हम उसमें पोटेशियम सल्फेट, जिसमें 17.5% सल्फर होता है, और पोटाश जो है। और किसान भाई, हम लोग ड्रिप सिंचाई से एक सल्फर जो आता है वो इसके अंदर में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिला होता है। इस तरह का उत्पाद भी हम उसमें उपयोग कर सकते हैं, जिसे कि 2 किलो हम 3 बार 10-10 दिन के अंतराल से हम ड्रिप सिंचाई से दे सकते हैं। किसान भाई आगे बात करते हैं जो आवश्यक बातें होती हैं। फर्टिलाइजर टैंक के अंदर में यूरिया, फास्फोरिक एसिड, सफेद पोटाश को एक साथ मिला सकते हैं। आजकल HDP वाला फर्टिलाइजर टैंक भी आ गया है, तो HDP टैंक में हम सारी खादों को एक साथ मिला सकते हैं। और जो वेंचुरी होती है वो हमें वेंचुरी 1.25 इंच से लगा के 2 इंच की वेंचुरी हम उपयोग कर सकते हैं। वेंचुरी जो है उसमें जो थ्रोटल वाल होता है, जब हम उसको टाइट करते जाएंगे तो पानी के बदले खाद आने लगेगी। पहले पानी देना है, फिर फर्टिगेशन करना है, फिर हमको पानी नहीं देना है। परणी छिड़काव जैसे 19-19-19 है, 13-40-13 है, 52-34 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, साथ में हम जो घुलनशील सल्फर है उसका भी हम जब नीचे लहसुन की निपत बनने लगती है उस समय में घुलनशील सल्फर का भी छिड़काव करना है। उन्नत सिंचाई के लिए में क्या अंतर है, पानी की बचत जो है वो कम से कम 60% होती है, समान रूप से सिंचाई होती है। उसके बाद उत्पादन में जो है वो कम से कम जब हम ड्रिप सिंचाई से फर्टिगेशन वगैरह करते हैं तो उत्पादन में भी 50 कम से कम दुगनी उत्पादन इसमें हमको मिलने की आशा होती है। श्रम की लागत भी कम होती है। अब लहसुन की उपज आप देखेंगे कि पारंपरिक खेती से 35 से 40 कुंटल, उन्नत खेती से 55 से 60 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आता है। और ये सब हमारे कृषकों के ही आंकड़े हैं, जो हमारे मंदसौर नीमच के जो किसान हैं वो करते हैं। लेकिन किसानों को धीरे धीरे मिनी स्प्रिंकलर के साथ साथ टपक सिंचाई में भी आना चाहिए। इसके बाद हमारी जो समीक्षा है, हमने आर्थिक समीक्षा की है। अब ये जो है हमने पहले हम दिखाते हैं आपको लागत, फिर दिखाते हैं आय। अब आप देखेंगे कि हमने तुलनात्मक अध्ययन किया उन्नत खेती और पारंपरिक खेती का। उन्नत खेती में कुल लागत 42,000 रुपए, 10% खर्च जोड़ेंगे तो 46,200 रुपए। अब आप देखेंगे कि जो पारंपरिक खेती है उसमें 27,500 रुपए, 10% अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30,250 रुपए। अब हम अगर आय देखेंगे तो परंपरागत खेती से हमारी जो आय होती है वो 2,000 रुपए इंटू
37, तो कितने 74,000 रुपए। अगर हम इसे कुल लागत से अगर हम इसे ऋणित करते हैं तो 43,750 रुपए, मतलब शुद्ध आय जो है परंपरागत खेती से 43,750 रुपए। यही हम देखेंगे उन्नत खेती से अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो औसतन कीमत 2,000 रुपए प्रति किलो। अगर हम प्रति क्विंटल को एकड़ से गुणा करते हैं तो 1,14,000। अगर हम इसे 1,14,000 में से हमारी जो आपको जो लागत हमने बताई थी, अगर इसे हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो 67,800 रुपए हमें, मतलब 67,000 रुपए कुल हमें जो शुद्ध आय होती है, मतलब 60,000 रुपए की आय हमारी कहीं गई नहीं। अगर हम सारी पद्धतियों, सारी जो टेक्नोलॉजी जो आपको बताई गई है, मिट्टी परीक्षण से लगा करके अंत तक, दहाई तक, भंडारित करने तक जो कुछ भी हमने बताया, उसे अगर हम हमारे किसान भाई करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्हें इतना जो शुद्ध आय प्राप्त होगी। उसके बाद में हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, जो हमारे किसान भाई हमारे वेंडरों के द्वारा जुड़ते हैं हमसे और हमारे यहाँ उनकी हर समस्या का निदान करते हैं, उसमें हमारा मृदा प्रबंधन है, फसल का चयन है, जोपचार है और पूर्वानुमान हम करते हैं मौसम का, सिंचाई प्रबंधन, खाद प्रबंधन, कीट प्रबंधन और सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत सलाह। हमारे वेंडरों के माध्यम से हम उन्हीं के एग्रोनॉमिस्ट हैं, हम उन्हीं के सस्य विशेषज्ञ हैं। जो भी किसान भाई हमको जो भी क्लिप भेजता है तो भाई मेरे में थ्रिप्स लगी है, बैंगनी धब्बा रोग हो गया है, साहब मैं भंडारित करूं तो कैसे करूं, ड्रिप सिंचाई से पानी कितना दूं, कब दूं, फर्टिगेशन कौन कौन से करो, इस तरह की जो भी हमसे बन पड़े, हम आपको समाधान एग्रो इन्फोटेक के इस मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमेशा, दूसरा आपके जो मृदा प्रशिक्षण की जो परीक्षण की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी हम उनको जानकारी देते रहते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।